अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास में सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है और लाइव जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और अपनी करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास की शुरुआत अब हम करते हैं बिना कोई देरी किए। और एक बार लाइव जुड़े हुए विद्यार्थी अपने इस सेशन को जरूर शेयर करें। तो प्यारे साथियों, अपनी ये करंट अफेयर्स की जो क्लास है 3 पार्टों में अपनी होती है, 3 पार्टों में चलेगी। पहले पार्ट में आज की बेहतरीन करंट अफेयर्स न्यूज के साथ, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे आज के बेहतरीन करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव व्याख्यात्मक क्वेश्चन, और तीसरे और अंतिम पार्ट में और अपने होंगे रापचिक जीके डोज से संबंधित स्टैटिक्स जीके। तो अपन शुरुआत करते हैं अपनी एक अच्छे विचार से। और आज का आपके और हमारे लिए एक अच्छा विचार है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मानी हम मेहनत करते रहेंगे और अपने जो लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर होते रहेंगे तो एक दिन हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं क्लास की आज की अपनी बेहतरीन करंट अफेयर्स न्यूज के साथ। और आज की अपनी पहली न्यूज है 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अर्थात सारेक्स 2022 का अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। अगली न्यूज है अनुराग शर्मा को 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। 50वां अखिल शुभंग लीला महोत्सव 2021-22 का आयोजन मणिपुर में किया गया है। गौतम अडानी दुनिया में तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं और यह भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे भारत का एक अमीर आदमी विश्व का तीसरा सबसे अमीर आदमी है। अगली न्यूज है सोवियत संघ के अर्थात यूएसएसआर के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में निधन हो गया है। और अब चलते हैं प्यारे साथियों आज के अपने बेहतरीन करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और पहला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज के लिए अपना। और अपना क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी यूनियन योजना का शुरुआत की है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है क्योंकि पहली बार ये ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी यूनियन योजना का जो शुभारंभ है वो किया गया है खेल को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। मानी खेल को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सीएम उद्योग खिलाड़ी यूनियन योजना का शुभारंभ किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करते हुए और कि कौन से राज्य के द्वारा यह लागू किया गया है। तो बिल्कुल हिमांशु चौधरी का उत्तर आया है और देखते हैं। तो इसका राइट उत्तर है भारत के उत्तराखंड राज्य कि भारत का जो उत्तराखंड राज्य है 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से टूटकर बना और उसके 12वें मुख्यमंत्री के द्वारा, कौन से मुख्यमंत्री, उसके 12वें मुख्यमंत्री के द्वारा और अभी हाल ही में सीएम उद्योग खिलाड़ी यूनियन जो योजना है उसका शुभारंभ किया गया है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जो भारत का उत्तराखंड राज्य है और इसका गठन जब 2004 में हुआ था, 2000 में हुआ था सॉरी, तो उस समय उसका नाम उत्तरांचल था और 2007 में इस राज्य का नाम उत्तराखंड किया गया। और इनके अभी हाल ही में 12वें मुख्यमंत्री ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सीएम उद्योग खिलाड़ी यूनियन योजना का शुभारंभ किया है। बिल्कुल सुमन वर्मा का उपन्या मीणा का। और अगले क्वेश्चन देखो, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन है। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस जो अभी हाल ही में 29 अगस्त को मनाया गया है, मेजर ध्यानचंद जी के खेल जन्म को
दिवस पर प्रदेश की में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। उन्होंने 8 से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत करने हेतु कई अन्य घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में खेल विकास निधि की स्थापना की जाएगी। तो प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो उन्नयन योजना, इसी का शुभारंभ नहीं किया गया। एक तो प्रति माह 8 से 14 वर्ष तक के जो बालक और बालिकाएं खिलाड़ी हैं उनको 1500 रुपए छात्रवृत्ति खेल के लिए दी जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी घोषणा जो ये है उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए, वो ये है यहां पर खेल विकास निधि की भी स्थापना की जाएगी। तो अपना एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है, किस राज्य हाल ही में खेल विकास निधि की स्थापना करेगा? तो उत्तराखंड जो राज्य है वो हाल ही में खेल विकास निधि की स्थापना करेगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार किया है? मानिए जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं ये प्यारे साथियों पहली बार भारत में आयोजित हो रहे हैं। और आपको बताना है कि भारत के आजाद भारत के इतिहास में ये जो पहली बार ग्रामीण ओलंपिक खेल हो रहे हैं कौन से राज्य में हो रहे हैं और किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? मीनू कुमावत को गुड मॉर्निंग। पवन कुमावत का उत्तर बिल्कुल, हिमांशु चौधरी, जसन। तो आपको बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का, बिल्कुल इसका राइट उत्तर आ रहा है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको जादूगर के नाम से जाना जाता है, श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो शुभारंभ है वो किया गया है। और इनका शुभारंभ प्यारे साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन 29 अगस्त को हुआ था। मानी 29 अगस्त को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। और प्यारे साथियों इन ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर है वो है शेरू। ये राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनको ये विशेष ध्यान में रखना है कि 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं उनका शुभंकर किसे है? शेरू को। और प्यारे साथियों आपको यह ध्यान में रखना है कि इनका उद्घाटन कहां से हुआ है? गहलोत जी के द्वारा जोधपुर के लूणी से इसका उद्घाटन किया गया। और जोधपुर के लूणी में अशोक गहलोत जी ने खुद कबड्डी खेलकर और इन राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया है। और प्यारे साथियों ध्यान में रखना इनमें 6 खेल शामिल हैं। मानी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कितने खेल शामिल है? 6 खेल इनमें शामिल है। 29 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर तक इनका क्या है पहला जो पार्ट है वो चला है। मानी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक इनका पहला पार्ट चला है। और ये पहला पार्ट प्यारे साथियों इनका ग्राम स्तर पर है, ठीक है। और इनका जो दूसरा पार्ट है वो 12 सितंबर से 15 सितंबर तक होगा। दूसरा इनका जो पार्ट चलेगा 12 से 15 सितंबर तक चलेगा साथियों। और ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो तीसरा पार्ट है वो चलेगा 22 से 25 सितंबर तक। वो कब से कब तक चलेगा? 22 से 25 सितंबर तक। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ग्रामीण स्तर पर चला है 29 से 1, ब्लॉक स्तर पर चलेगा 12 से 15 तक और 22 से 25 तक चलेगा जिला स्तर पर। और उसके बाद में अंतिम पड़ाव में यह है 2 से 5 अक्टूबर तक ये राज्य स्तर पर चलेंगे। 2 से 5 अक्टूबर तक ये क्या चलेंगे? राज्य स्तर पर चलेंगे। तो कितने पार्टों में हुए? 1 पार्ट और 2, 3 और 4 पार्टों में ये पूरे चलेंगे। 6 खेल प्यारे साथियों इनमें शामिल किए गए। एक और मैं आपको बताना चाहूं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 लाख रुपए का बजट रखा गया। कितना बजट रखा गया? 40 लाख का। और हिमांशु चौधरी कह रहे हैं खो खो, क्रिकेट को और कबड्डी को, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल और शूटिंग बॉल, माने इस प्रकार से ये 6 खेल इसमें रखे गए हैं।
और मेरी बहन ने भी भाग लिया है। अब तो तहसील स्तर पर खेलने जाएगी 12 सितंबर को। बिल्कुल जशन, आपकी बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आए। और आपको मैंने बता दिया ग्राम स्तर पर कब से कब तक हुए हैं, और ब्लॉक स्तर पर कब होंगे, और राज्य स्तर पर ये कब होंगे, कितना बजट रखा गया, और इनका शुभंकर जरूर ध्यान में रखना प्यारे साथियों। शेर हुआ है उद्घाटन जोधपुर के लूणी से हुआ। खुद गहलोत जी ने कबड्डी खेलकर इसका शुभारंभ किया था, तो ये भी प्यारे साथियों ध्यान में रखना है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल हैं उनका शुभारंभ किस खेल से किया गया, तो कबड्डी के खेल से किया गया। और खुद मुख्यमंत्री जी ने कबड्डी में अपने हाथ आजमाए थे। और वैसे मैं आपको अन्य जानकारी देना चाहूं तो प्यारे साथियों ध्यान देना कि अभी हमने पढ़ा उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने कितनी बड़ी घोषणा खेलों के लिए की, और उतनी ही बड़ी घोषणा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। और पहली बार ओलंपिक खेल प्यारे साथियों 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुए थे, ठीक है। और प्रतिवर्ष मानी हर बार ओलंपिक खेल 4 वर्ष की अंतराल में होते हैं। अब देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 महीने तक चलने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का लूणी से उद्घाटन किया, और कुछ समय के लिए कबड्डी के खेल में अपना हाथ भी आजमाया। इन खेलों के लिए लगभग 30 लाख ग्रामीण प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। और बजट कितना रखा गया, 40 लाख इसमें बजट रखा गया है। ग्रामीण ओलंपिक में कुल 6 गेम शामिल हैं, जिसमें कबड्डी है, खो खो है, शूटिंग बॉल है, टेनिस बॉल है, और टेनिस बॉल क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और हॉकी। ये 6 प्रकार के खेल इसमें रखे गए हैं। जोधपुर के लूणी से किया, बिल्कुल सुमन वर्मा राइट है, जोधपुर के लूणी से किया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है, वो किस देश से संबंधित हैं, मानी कौन से देश से संबंधित थे। प्यारे साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से शेयर करते हुए और अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे। और इसको जो भी व्याख्या में प्यारे साथियों बताता हूं बड़े ही ध्यान से उसको सुना करो, और साथ में एक रफ कॉपी लेकर बैठा करो, और उसमें रफली इनको नोट भी कर लिया करो कि प्रत्येक चीज दिमाग में नहीं रहती है, तो उसको बाद में पुनः देख लिया जाए। कि मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन से देश से संबंधित हैं। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का उत्तर राइट आ रहा है, सोवियत संघ मानी यूएसएसआर। सोवियत संघ मानी यूएसएसआर। अब मैं प्यारे साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा कि सोवियत संघ नाम का एक देश था। ध्यान से सुनना, बहुत ही दुर्लभ मैं आपको जानकारी दूंगा प्यारे साथियों कि सोवियत संघ नाम का क्या था, एक देश था। और सोवियत संघ नाम का देश 1917 में आजाद हुआ, जिसको हम कहते हैं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, और रूसी क्रांति का नेता था प्यारे साथियों लेनिन। और 1922 में सोवियत संघ का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, मानी सोवियत संघ का जन्म हुआ 1922 में। और रूसी क्रांति भी प्यारे साथियों 1917 में। रूसी क्रांति का नेता था लेनिन। अब देखो क्या हुआ है, ये सोवियत संघ विश्व का आज भी सबसे बड़ा देश है, और उस समय भी ये सबसे बड़ा देश था। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद विश्व में 2 महाशक्तियां पैदा हुई, एक तो सोवियत संघ यूएसएसआर, और एक महाशक्ति पैदा हुई यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दोनों के बीच प्यारे साथियों चला शीत युद्ध, मानी दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे को बातों से नीचा दिखाने के लिए, और इन दोनों के बीच में शीत युद्ध छिड़ता है। और ये शीत युद्ध 50 के दशक में ही शुरू हो जाता है, और उसके बाद में चलता रहता है। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को क्या है, नीचे दिखाना चाहती है। और शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप प्यारे साथियों
इस यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। मानिए सोवियत संघ नाम का जो देश है इसका विघटन हो जाता है और ये टूट जाता है, और इसके विघटन से प्यारे साथियों 15 नए देशों का जन्म होता है। मानिए शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है प्यारे साथियों, शीत युद्ध लड़ा गया अमेरिका और रूस के बीच में। जिस समय अमेरिका को यूएसए कहते थे, रूस को यूएसएसआर कहते थे, दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई को विश्व में अपनी धाक बरकरार रखने के लिए दोनों के बीच में बातों से जो युद्ध चलता था, जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं और जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं, और शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका जीतता है इसमें और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है प्यारे साथियों 1991 दिसंबर के महीने में। 1991 में दिसंबर के महीने में सोवियत संघ का विघटन होता है और उसके विघटन से 15 देश नए बनते हैं। और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, ध्यान रखना प्यारे साथियों, उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। ये बहुत ही दुर्लभ जानकारी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब रूस के टुकड़े हुए या जब रूस सोवियत संघ का विघटन हुआ, और उस समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। और कुलदीप सिंह दिनकर कह रहे हैं अमेरिका ने छल से रूस के टुकड़े करवा देता। बिल्कुल कुलदीप किंग राइट है आपका, अमेरिका छल से और रूस के टुकड़े करवा देता, एक नहीं दो नहीं 15 टुकड़े करवा देता है यूएसएसआर के। और 15 टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा जो बचता है आज उसे कहते हैं रूस, आज उसे क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। और 15 टुकड़े होने के बाद भी ध्यान दो प्यारे साथियों कि वह देश या वह परिवार जिसके 15 टुकड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद भी रूस आज विश्व का सबसे बड़ा देश है। मानी उस समय तो था ही था, उस समय तो आज के 15 देश थे और आज भी ये विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। इतना बड़ा देश है प्यारे साथियों जिसके एक भाग में दिन होती है और एक भाग में रात होती है। 15 टुकड़े होने के बाद भी इसके एक भाग में क्या होती है प्यारे साथियों, दिन होता है और इसके एक भाग में रात होती है। और 1991 के बाद वर्तमान जो रूस है प्यारे साथियों वो क्या है, अस्तित्व में आता है। वर्तमान रूस है वो अस्तित्व में आता है। और जब रूस का विघटन होता है तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है प्यारे साथियों, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। अब मैं आपको यहां पर अन्य जो जानकारियां प्यारे साथियों देना चाहूं तो रूस जो देश है जो 91 में अपने वर्तमान अस्तित्व में आया, रूस देश के राष्ट्रपति वर्तमान में तो पता ही आपको कौन है, रूस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल प्यारे साथियों 6 वर्ष का होता है। और रूस देश के राष्ट्रपति के निवास स्थल को ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस कहते हैं। रूस देश के राष्ट्रपति के निवास स्थल को प्यारे साथियों क्या कहते हैं, ग्रेड क्रेमलिन पैलेस के नाम से जाना जाता है। और ग्रेड क्रेमलिन पैलेस प्यारे साथियों रूस की राजधानी मॉस्को में है और रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो बहुत ही दुर्लभ जानकारी मैंने आपको दी है, इस क्वेश्चन को आपको हमेशा प्यारे साथियों ध्यान में रखना है। और हिमांशु चौधरी कह रहे हैं वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। बिल्कुल प्यारे साथियों व्लादिमीर पुतिन है जो विश्व के शक्तिशाली और सनकी आदमियों में से एक आदमी माने जाते हैं। आगे देखो, सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति या सोवियत संघ नामक संस्था के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में निधन हो गया है। मिखाइल गोर्बाचेव 91 साल की उम्र में उनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्यारे साथियों ये ध्यान में रखना है। न्यू प्रेसिडेंट बोरिस एलिस्टन, उमेश जांगिड़, बिल्कुल बेटा राइट है आपका भी। और अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। मानिए इकोनॉमिक्स से संबंधित जो पुस्तक है प्यारे साथियों वो किसके द्वारा लिखी गई, तो बिल्कुल इसका
जो पुतिन जो विघटन के बाद इतने एक्टिव और खतरनाक राष्ट्रपति हैं, जो पहले रूसी जासूस एजेंसी से जुड़े हुए थे, बिल्कुल कुलदीप सिंह व्लादिमीर पुतिन वैसे ही व्यक्ति हैं जैसे ऐसे ही भारत में हैं, मानी व्लादिमीर पुतिन जैसे भारत में भी हैं जासूस। और स्टडी क्लासेज बाई स्नेहा, गुड मॉर्निंग आपको भी। तो इसका राइट उत्तर होगा प्यारे साथियों सी, डॉक्टर आशुतोष राराविकार के द्वारा, डॉक्टर आशुतोष राराविकार के द्वारा। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई प्यारे साथियों जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जिसे बैंकों का बैंक या राष्ट्रीय बैंक कहते हैं, कि आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निर्देशक डॉक्टर आशुतोष राराविकर ने इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन अस्वद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। माने आपको ध्यान में रखना है प्रस्तावना किसने लिखी है और पुस्तक किसने लिखी है। जैसे प्यारे साथियों भारत के संविधान की प्रस्तावना और भारत के संविधान वैसे ही संबंधित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष किसे चुना गया है। मानी हाल ही में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ और उस संसदीय संघ का जो अध्यक्ष है 65वें का किस भारतीय को चुना गया है। और प्यारे साथियों राष्ट्रमंडल एक शब्द इंगित करता गुलामी की ओर, राष्ट्रमंडल गुलामी की ओर इंगित करने वाला एक शब्द है। माने राष्ट्रमंडल से वो देश जुड़े हैं जो कभी ब्रिटेन के क्या थे, उपनिवेश थे। और प्यारे साथियों ध्यान में रखना राष्ट्रमंडल की स्थापना लगभग 1930 में कनाडा में होती है। कहां होती है प्यारे साथियों, विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा में होती है। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा है अनुराग शर्मा को। किसको, अनुराग शर्मा को 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का क्या चुना गया है, कोषाध्यक्ष। नितिन गडकरी को कैसे चुनेंगे, नितिन गडकरी तो अपने परिवहन मंत्री हैं, अमित शाह अपने रक्षा मंत्री हैं। अब देखो हेलीपैक्स कनाडा, तो हेलीपैक्स कहां स्थित है प्यारे साथियों, हेलीपैक्स नामक जगह कनाडा है। और जिस कनाडा का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अभी पहला हम पढ़ के आए हैं रूस का, तो विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा के हेलीपैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में 55 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो यहां पर प्यारे साथियों आपको दो तीन चीजें ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। एक तो हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, हमें ज्ञानवर्धन ज्यादा करना है, तो सुनो 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन कहां हुआ। 65वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ का सम्मेलन कनाडा के हेलीपैक्स में हुआ हाल ही में। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, 55 देशों ने भाग लिया। इसी दौरान झांसी ललितपुर कहां है प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में। इसी दौरान झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए अनुराग शर्मा को संघ का अंतरराष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के जो कोषाध्यक्ष हैं वो भारत में किस क्षेत्र के सांसद हैं, वो भारत में और झांसी ललितपुर क्षेत्र के सांसद हैं, या इस संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं। और झांसी ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। आगे देखो सीपीए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ है। यह भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य है कि सीपीए मानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ है। आगे है इसमें भारत के लिए एक और सीट बढ़ा दी गई है, जिससे कुल भारतीय संख्या अब 4 हो गई है। तो एक और नई जानकारी आपको क्या मिली प्यारे साथियों, यह मिली कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 2022 से पहले भारत की कितनी सीटें थी,
2022 से पहले भारत की केवल 3 सीटें थी इसमें, और 2022 में भारत की एक और सीट बढ़ा दी गई है। तो अब इस सम्मेलन में भारत की ओर से कितने प्रतिनिधि भाग लेंगे? 4 प्रतिनिधि भाग लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहां बन रहा है? कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहां बन रहा है, आपको बताना है बेटा। कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जो स्मारक है वो कहां पर बनाया जा रहा है? बिल्कुल कुलदीप किंग सही कह रहे हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा प्यारे साथियों, पश्चिमी बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जो स्मारक है वो पश्चिमी बंगाल में बनाया जा रहा है। और प्यारे साथियों ये 2010 से बनना शुरू हुआ था और 2024 में इसका उद्घाटन होना। टाइम तो प्यारे साथियों 2022 था, परंतु कोरोना के कारण इसका निर्माण नहीं हो पाया। तो अब इसका लक्ष्य 2024 में रखा गया और इसका उद्घाटन पश्चिमी बंगाल में 2024 में किया जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? धार्मिक स्मारक होगा। और इस विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का नाम है प्यारे साथियों टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। टेंपल ऑफ वैदिक मानी वेदों का मंदिर इसे हम कह सकते हैं। टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम इसका नाम है। और हम इसको यह कह सकते हैं कि विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों का जो ये वैदिक मंदिर है, और ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा, जो 2010 में बनना शुरू हुआ है और 2022 तक इसका निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। टीएमसी ममता बनर्जी, पवन कुमार बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में प्यारे साथियों हम रख सकते हैं पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल में ध्यान रखना प्यारे साथियों, पश्चिमी बंगाल में ही वेलूर मठ भी है, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों में समायोजन स्थापित करने के लिए की थी। वेलूर मठ की स्थापना। अब देखो, विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने के अलावा पश्चिमी बंगाल में वैदिक तारामंडल का मंदिर, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियनेंस माने इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में काम करेगा और दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा। माने आप ध्यान रखना प्यारे साथियों, एक और नई चीज आपके लिए निकल कर आई कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गुंबद भी अब कहां होगा? कलकत्ता में ही दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद होगा। वैसे प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद था गोल गुंबद। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा था? गोल गुंबद था। और जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में था, और कर्नाटक राज्य के बीजापुर के गोल गुंबद को प्यारे साथियों मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहते हैं। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो है कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, उससे गोल गुंबद कहते हैं। वैदिक तारामंडल मेहमानों को ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों की सैर करवाएगा। मानी कलकत्ता का जो ये वैदिक तारामंडल है, और कलकत्ता का ये वैदिक तारामंडल मेहमानों को या पर्यटकों को ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों की सैर करवाएगा या ब्रह्मांड के निर्माण की जानकारी भी हमें उपलब्ध करवाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय व्हेल सारक दिवस कब मनाया गया? कि व्हेल सारक प्यारे साथियों एक दुर्लभ जलीय जीव है, एक दुर्लभ जलीय जीव है। और इस दुर्लभ जलीय जीव को बचाने के लिए और इसके संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय व्हेल सारक दिवस है, वो कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में प्यारे साथियों हम रख सकते हैं इसको। और मैं आपको बता दूं, व्हेल सारक दुनिया का, व्हेल सारक दुनिया का सबसे बड़ा सर्वहारी जीव है। व्हेल सारक दुनिया का सबसे बड़ा सर्वहारी जीव है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। सर्वहारी का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों?
सर्वहारी का मतलब होता है कि वह जीव जो सब खा ले, मानी जो मांस भी खा ले, घास फूस भी खा ले। तो दुनिया का सबसे बड़ा, वैसे तो बेटा हाथी भी बड़ा होता है, परंतु हाथी केवल शाकाहारी होता है ना। तो व्हेल शार्क क्या होती है, एक तो यह ध्यान में रखना, सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी मछली का नाम व्हेल शार्क है। और व्हेल शार्क एक दुर्लभ जलीय जीव है जो अब विलुप्ति के कंगार पर है। क्यों? बड़े बड़े जहाजों के कारण और नए नए जलीय मार्ग खोजने के कारण, और विश्व का अधिकांश जो व्यापार है, विश्व का जो अधिकांश व्यापार है वो अब जलमार्ग से होने लग गया है। तो जलमार्ग से होने लग गया तो अब ये क्या है, जहाजों से टकराकर ये व्हेल नष्ट होने लग गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए और व्हेल शार्क के बारे में समझाने के लिए 30 अगस्त को, कितने अगस्त को, 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। और ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके लिए आगे जीके के क्वेश्चन में काम आ सकती है कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाहारी जीव कौन सा है। जैसन पूछ रही है, मतलब हम भी खा सकते हैं। हाँ, तो हम भी, मनुष्य भी सर्वाहारी जीव ही होता है, मनुष्य घास फूस भी खा लेता है ना। अब आप पूछोगे गुरुजी घास फूस कैसे खा लेता है, क्या हम घास फूस की सब्जी नहीं बनाते, जैसे बतवे, बतवा घास में ही तो आता है और बतवे की हम सब्जी बनाते हैं। मानव मांसाहारी भी होता है, ठीक है, और मानव शाकाहारी भी होता है। तो उसी प्रकार से ये व्हेल शार्क जो है, और ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाहारी जीव है, जलीय जीव। और मछली आपको पता ही होगा, एक और ध्यान में रखना प्यारे साथियों, इतने तो इंटेलिजेंट हो कि मछली गलफड़ों से क्या लेती है, सांस लेती है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। व्हेल शार्क के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह विलुप्ति के कगार पर है। ये अब ये क्या है, विलुप्ति के कंगार पर, और विलुप्त होने का कारण है बड़े बड़े जहाजों का समुद्रों में चलना। भारतीय वन्य जीव न्यास व्हेल शार्क बचाव अभियान शुरू करने जा रहा है। मानी भारत के द्वारा भी क्या है, उपन्या मीणा कह रही है सर बथुआ क्या होता है, चिलवे को कहते हैं बथुआ या बथुआ, उसे बथुआ भी कहते हैं। और किन्नू रियल स्टार कह रहे हैं 9 अगस्त को आदिवासी दिवस, बिल्कुल बेटा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और भारतीय वन्य जीव भी क्या करेगा, व्हेल शार्क के बचाव का अभियान अभी शुरू करेगा। यह अभियान कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में चलाया जाएगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है कि भारतीय वन्य जीव के द्वारा और व्हेल शार्क का जो बचाव अभियान है वो समुद्र तटीय राज्य कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें चलाया, बिल्कुल चिलवा कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल। और प्यारे साथियों, भारतीय तटरक्षक बल ने सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहां से किया है ना। माने इसका बचाव कहां से किया है, आपको यह ध्यान में रखना है। और प्यारे साथियों, भारतीय तटरक्षक जो बल है उसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय तटरक्षक बल का काम क्या है कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना, जहाजों के मार्ग की रक्षा करना, समुद्र तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना। और बथुआ मतलब चिलवा, बिल्कुल सुशीला रुलानिया को उपाड़ना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल सही है सुशीला आपका। तो भारतीय तटरक्षक बल का मेन जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना, भारतीय तटरक्षक बल के जो 24वें महानिदेशक है ना वो है वीएस पठानिया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक, वर्तमान महानिदेशक कौन है, वीएस पठानिया। और इसी ने समुद्री, नए नए समुद्री मार्गों की, मानी अच्छे अच्छे, इसका काम क्या है, अच्छे अच्छे बिना रुकावट वाले समुद्री मार्गों की खोज करना और जहाजों को डूबने से बचाने का यह काम करती है। तो ये जो सारेक्स 2022 है ये कहां से शुरू किया गया है, महेंद्र डाका, बिल्कुल वीएस पठानिया है। और इसकी शुरुआत की गई है प्यारे साथियों भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई से। भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई से
सारेक्स 2022 का क्या हुआ है, शुभारंभ हुआ। गजेंद्र मीणा को भी गुड मॉर्निंग, और किन्सू स्टार का भी बिल्कुल सही है। और चेन्नई का बीच प्यारे साथियों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। वैसे भारत का सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात का है, और शहरों में सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई का है, जो तमिलनाडु की राजधानी है। और प्यारे साथियों ध्यान में रखना, तमिलनाडु के समुद्र तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, और इसी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक बल ने सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है। अब मैं प्यारे साथियों आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नेवी की कितनी कमान है, कि भारतीय नेवी की कितनी कमान है। प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करके बताएं। जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि भारतीय थल सेना की कमान मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आपको बताना मुख्य रूप से भारतीय नेवी की कितनी कमान है, मुख्य रूप से भारतीय नेवी की कितनी कमान है। तो चलो विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूं, भारतीय नेवी की 3 कमान है। भारतीय नेवी की एक कमान बंबई में है, भारतीय नेवी की एक कमान है विशाखापट्टनम में जो आंध्र प्रदेश में है, और भारतीय नेवी की एक कमान है केरल के कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। माने ध्यान रखना प्यारे साथियों, दक्षिणी कमान केरल के कोच्चि में है, पश्चिमी कमान बंबई में है, और पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में है। यह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भारत के स्टेटिक्स जीके में, और बहुत ही तगड़ा आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नेवी की मानी भारतीय जल सेना की पश्चिमी कमान बंबई में है, पूर्वी कमान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, और तीसरी और दक्षिणी कमान केरल के कोच्चि में है, जिस केरल के कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। जिस केरल के कोच्चि को क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी कहते हैं। बिल्कुल 3 कमान है भारतीय सेना थल से जल सेना की मुख्य रूप से। आगे देखो, इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाने के साथ साथ रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना है। मानिए जो भारतीय तटरक्षक बल ने जो यह अभियान चलाया है, इसका उद्देश्य क्या है, नए मार्गों की खोज करना, समुद्र में सुगम मार्गों की खोज करना, और समुद्र में हो रही जहाज दुर्घटना को रोकना, और यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका अच्छी तरीके से उसका रेस्क्यू करना या बचाव अभियान चलाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और मैंने आपको बता दिया है भारतीय तटरक्षक बल का मेन जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, और इसके महानिदेशक भी मैंने आपको बता दिया है। इसी अभ्यास में 16 मित्र देशों ने, मानी भारत के यह अभ्यास कहां हुआ प्यारे साथियों, चेन्नई में हुआ तटरक्षक बल, और भारतीय तटरक्षक बल और भारत के 16 मित्र देशों के 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसमें भाग लिया था। मानी भारत के जो 16 समुद्री मित्र देश हैं उनके पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। टोटल कितने पर्यवेक्षकों ने भाग लिया इसमें, 24 ने भाग लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों आज का ये। अगला क्वेश्चन है 50वां, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया अपने करंट अफेयर्स की क्लास में। 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 का आयोजन कहां किया गया है। तो आगे तक ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन है आगे तक प्यारे साथियों काम में आने वाला है। क्या काम में आने वाला है, आपसे आगे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सुमंग लीला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। जैसे प्यारे साथियों नौटंकी महोत्सव उत्तर प्रदेश में होता है ना। मैं बताऊं आपको कुछ एक, जैसे प्यारे साथियों नौटंकी महोत्सव का आयोजन यूपी में होता है, गरबा महोत्सव का आयोजन प्यारे साथियों गुजरात में होता है, ठीक है। आतापू महोत्सव का आयोजन, आतापू महोत्सव का आयोजन केरल में होता है ना। इस प्रकार से भारत के बहुत सारे बड़े बड़े महोत्सव हैं। तो आगे चलकर ये क्वेश्चन अपने जीके में तब्दील हो जाएगा कि सुमंग लीला महोत्सव कौन से राज्य का प्रमुख महोत्सव है। जैसे गरबा गुजरात का, नौटंकी यूपी का है, आतापू केरल का है,
पोंगल तमिलनाडु का है, बिहू महोत्सव असम का है। बिहू महोत्सव कहां का है? असम का है। और असम का बिहू महोत्सव भी है, बिहू नृत्य भी है और असम का बिहू त्योहार भी है। जैसे तमिलनाडु का पोंगल महोत्सव भी है, तमिलनाडु का पोंगल त्योहार भी है। तो ऐसे ध्यान में रखना। और प्यारे साथियों, इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा मणिपुर। राइट उत्तर क्या होगा? मणिपुर राज्य का प्रमुख महोत्सव है सुबंग लीला महोत्सव, और इसका आयोजन मणिपुर की राजधानी इंफाल में हुआ है। इसका आयोजन कहां हुआ है? मणिपुर की राजधानी इंफाल में इसका आयोजन हुआ। ध्यान रखना प्यारे साथियों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, पश्चिमी बंगाल की कलकत्ता है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित है। अब मैं मणिपुर के बारे में एक आपको छोटी सी और जानकारी प्यारे साथियों में दे दूं कि अपना राइट उत्तर मणिपुर है। मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ बाघ भी है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ बाघ मणिपुर की लोकटक झील में है, और लोकटक झील में उस तैरते हुए बाघ का नाम है प्यारे साथियों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और आपने इसको सब जानते ही हो, मीराबाई चानू, है ना। और मीराबाई चानू भी प्यारे साथियों अपने मणिपुर राज्य की है। कौन से राज्य की है? मणिपुर राज्य की है। और आज के करंट अफेयर्स का अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के तीसरे पार्ट पर चलेंगे। तो देखो, 50वां अखिल मणिपुर सुबंग लीला महोत्सव 2021-22 इंफाल के पैलेस कंपाउंड में इबोयमा सुबंग लीला सांगलेन में शुरू किया गया। उद्घाटन समारोह में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल हुए। तो प्यारे साथियों, अभी हाल ही में जो आपके एग्जाम हैं, उन एग्जामों में आपको यह ध्यान में रखना पूछा जा सकता है कि मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो मणिपुर के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन है, और मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल हैं ला गणेशन। आगे देखो बेटा, महोत्सव के दौरान राज्यपाल ने 49वें अखिल मणिपुर सुबंग लीला महोत्सव 2020-21 के विजेताओं को पदक भी वितरित किए थे। पदक भी वितरित किए थे। जशन सर सीएटी में इंडिया जीके भी आएगा क्या? करंट अफेयर्स तो सभी एग्जामों में आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। प्यारे साथियों, आपने दे रखा पहले से और देते आ रहे हो कि करंट अफेयर्स तो आजकल ऐसा हो गया है कि हर एग्जाम में आने लग गया है। और अपन तो प्यारे साथियों अपनी क्लास तो आपको पता ही है, करंट अफेयर्स के साथ साथ ये आपका जीके भी कवर करवाती है, और इसी प्रकार से व्याख्यात्मक रूप से हम पढ़ते रहेंगे। अगला है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडिकेस के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। और ये तो मेरे सभी प्यारे साथी बता देंगे कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। महेंद्र ढाका का उत्तर चेप दिया भाई इसने, जल्दी से कहां से चेपा यही जाने। और भी लाइव जुड़े हुए विद्यार्थी, बिल्कुल इसका राइट उत्तर आ रहा है गौतम अडानी। गौतम अडानी अपने नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी से और कोरोना की मेहरबानी से हम भाग्यशाली हैं कि हमारे गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए हैं। विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए हैं। आगे देखो बेटा, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडिकेस के अनुसार भारत के दिग्गज अरबपति और अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। आगे उन्होंने फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़ दिया है। अडानी के पास इस समय 137.4 बिलियन डॉलर मानी करीब 11 लाख करोड़ की कुल संपत्ति है, जो अपन तो गिनने बैठ जाएं तो गिनी भी नहीं जा सकती। और ये ऊपर वाला तो आपको याद रखना नहीं है, ये रखना है लिस्ट में अडानी से आगे अमेरिका के अरबपति एलन मस्क और जेफ बेजोस
क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। तो यहां से प्यारे साथियों नई क्या सीखने को मिली, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क, जो अमेरिका का है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, जो अमेरिका का है। और दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है जेफ बेजोस, और तीसरा अमीर जो व्यक्ति है वो है अपना गौतम अडानी जी। और एजुकेशन पॉइंट 54 का दोस्त है, 54। अब क्या लिखा है? अब ये थे प्यारे साथियों अपने आज के बेहतरीन करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। माने अपनी इस करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास के 2 पार्ट पूरे हुए हैं। अब चलते हैं प्यारे साथियों इसके तीसरे पार्ट पर। और इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें हम पढ़ते हैं दिल्ली रापचिक जीके डोज माने स्टैटिक्स जीके के बेहतरीन क्वेश्चन। और आज का अपना पहला रापचिक जो जीके डोज है आपके सामने है, ताजमहल की फुअड रचना किसे कहा जाता है? मानी ताजमहल की नकल किसे कहा जाता है? सुमन वर्मा कह रही है सर आप कब बनेंगे? सुमन वर्मा, इतने अमीर हम बनने की कोशिश नहीं करेंगे, और जैसा ऊपर वाले की मर्जी है, आप लोगों का सहयोग और हमारी मेहनत है उसके अनुसार गुजारा अच्छी तरीके से हंसते खेलते चल जाए, बस उतने अमीर हैं। दिल के अमीर होने चाहिए, और वो हम हैं सब मिलकर। तो आपको बताना है ताजमहल जो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है ना। और ताजमहल का निर्माण अर्जुमंद बानो बेगम की याद में शाहजहां ने करवाया था। 22 वर्ष अर्जुमंद बानो बेगम का असली नाम था प्यारे साथियों मुमताज महल, और इसकी नींव लकड़ी से रखी गई है। और शाहजहां ने इसका निर्माण 22 वर्ष की अथक प्रयास के बाद राजस्थान के नागौर के मकराना के उत्तम क्वालिटी के संगमरमर से इसका निर्माण करवाया था। हाँ बिल्कुल, दिल के अमीर होना चाहिए सबको। तो आपको बताना है ताजमहल की फुअड रचना या ताजमहल की नकल या ताजमहल की फोटोकॉपी किसे कहते हैं? तो कितनी भी रंगीन कॉपी की फोटोकॉपी कर लो काली आएगी। तो वैसे ही ताजमहल की नकल की शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने। शाहजहां की नकल किसने की बेटा? शाहजहां के बेटे जिंदा पीर औरंगजेब ने की। और औरंगजेब ने अपनी बीबी रबिया दुरानी के लिए, औरंगजेब ने अपनी बीबी रबिया दुरानी के लिए जो मकबरा बनाया महाराष्ट्र में, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा कहते हैं। और प्यारे साथियों इसी बीबी के मकबरे जो महाराष्ट्र में है, और इसी बीबी के मकबरे को ताजमहल की फुअड रचना कहा जाता है। इसी बीबी के मकबरे की रचना, मकबरे को ताजमहल की फुअड रचना कहा जाता है। ताजमहल बनाने की प्रेरणा शाहजहां को 2 जगह से मिली, राजस्थान के उदयपुर के जगमंदिर से और दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से उनको क्या मिली थी? प्रेरणा। अगला है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा। बीबी का मतलब औरंगजेब की बीबी का मकबरा, और जो औरंगजेब ने बनाया था, और औरंगजेब की बीबी का नाम था रबिया दुरानी, जैसे शाहजहां की बीबी का नाम था मुमताज महल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्यारे साथियों भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी टॉलमी ने। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी भारत का भूगोल नामक पुस्तक। तीसरा क्वेश्चन है दक्षिणी भारत की मातृ देवी किसे कहते हैं? साउथ इंडिया की या प्रायद्वीपीय भारत की मातृ देवी किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की प्यारे साथियों मातृ देवी कहते हैं मीनाक्षी देवी को। दक्षिणी भारत की मातृ देवी मीनाक्षी देवी को कहते हैं। और प्यारे साथियों मीनाक्षी देवी का मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई में है। मीनाक्षी देवी का मंदिर कहां स्थित है? तमिलनाडु राज्य के मदुरई में स्थित है मीनाक्षी देवी का मंदिर। और मदुरई की उसी मीनाक्षी देवी को दक्षिणी भारत की मातृ देवी कहते हैं। और ध्यान रखना प्यारे साथियों मदुरई को मंदिरों की पुण्य भूमि भी कहते हैं। तमिलनाडु राज्य के मदुरई को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से भी जाना
जाता है। बिल्कुल हल्का का सही है मीनाक्षी देवी। तो प्यारे साथियों, जो भी मैं आपको बता देता हूं, हर चीज ध्यान में रखनी है। कैसे? एक तो ये पूछा जा सकता है मदुरई कहां है तमिलनाडु में, मदुरई या मदुरई क्यों प्रसिद्ध है? मीनाक्षी देवी के लिए। या मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहते हैं? मंदिरों की पुण्य भूमि मदुरई को कहते हैं। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, इस मीनाक्षी देवी के मंदिर को ध्वस्त करने वाला मुस्लिम सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर, और जो भारत के इतिहास का एकमात्र हिंजड़ा सेनापति था। भारत के इतिहास में जितने भी सेनापति हुए और उनमें एकमात्र हिंजड़ा या किन्नर सेनापति मलिक काफूर था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा। इसीलिए प्यारे साथियों, इसे 1000 दिनारी गुलाम भी कहते हैं। और ये 1000 दिनार का जो गुलाम है मलिक काफूर, ये भारतीय इतिहास का एकमात्र हिंजड़ा या किन्नर सेनापति था। और इसी मलिक काफूर ने दक्षिणी भारत की मातृ देवी मीनाक्षी देवी के मंदिर को ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दिया था। और सबसे पहले कोहिनूर का हीरा यदि किसी मुसलमान के हाथ लगा, यदि विश्व का सबसे महंगा हीरा कौन सा प्यारे साथियों? विश्व का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर का हीरा है, जो गोलकुंडा की खान से निकाला गया। और सबसे पहले यदि किसी को कोहिनूर का हीरा यदि किसी मुसलमान के हाथ लगा तो वो है मलिक काफूर। कौन है वो? मलिक काफूर है। अब अगले रापचिक जी के डोज पर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला है एफिल टावर, दुनिया की पहली इमारत जिसकी नींव सीमेंट से रखी गई और वो बना लोहे का है। एफिल टावर प्यारे साथियों बना किसका है? लोहे का है। और ये दुनिया की पहली इमारत है प्यारे साथियों जिसकी नींव सीमेंट से रखी गई। सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। जहांगीर के पास तो बाद में आया है, सबसे पहले मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया, फिर सिकंदर लोदी के पास था, इब्राहिम लोदी के पास था, इब्राहिम लोदी से यह बाबर के पास आया, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को दे दिया, हुमायूं से अकबर के पास, और अकबर से जहांगीर और शाहजहां ने जड़ा दिया इसे तख्ते ताऊते सियासन में। तो प्यारे साथियों, एफिल टावर यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची इमारत है। और यूरोप की सबसे ऊंची इमारत एफिल टावर फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में स्थित है। एफिल टावर कहां स्थित है प्यारे साथियों? फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में। और पेरिस प्यारे साथियों सीन नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस में है प्यारे साथियों वर्साई का महल, ठीक है। अगला है ग्वालियर किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ग्वालियर सिंधा राज परिवार के लिए जाना जाता है। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसी ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। इसी ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। और इसी ग्वालियर में तानसेन महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। लास्ट आप आज का अपना रापचिक जीके डोज है विक्टोरिया मरुस्थल है। ये है बेटा विक्टोरिया मरुस्थल कहां स्थित है? तो प्यारे साथियों ध्यान में रखना, विश्व का सबसे हरा भरा मरुस्थल, और हमारे मोनू सुनील भी एमपी में रहते हैं। तो विक्टोरिया प्यारे साथियों ध्यान में रखना, विश्व का सबसे हरा भरा मरुस्थल, विश्व का सबसे हरा भरा मरुस्थल है विक्टोरिया। जैसे विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है टाकामा। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल अटाकामा चिली देश में है। विश्व का सबसे हरा भरा मरुस्थल विक्टोरिया। और प्यारे साथियों विक्टोरिया मरुस्थल विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे हरा भरा मरुस्थल विक्टोरिया जो मरुस्थल है नहीं, साउथ अफ्रीका में मोनू सुनील, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप में तो क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। मैंने मोनू सुनील पूछा है विक्टोरिया मरुस्थल, है ना। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल महल कलकत्ता में है,
विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और विक्टोरिया मरुस्थल विश्व का सबसे हरा भरा मरुस्थल है, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और विक्टोरिया मरुस्थल प्यारे साथियों कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है, और कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कंगारू दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जिसके 2 गर्भाशय होते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, आप कमेंट करते रहा करो। जिस भी विद्यार्थी का कमेंट में यदि कोई त्रुटि होगी तो मैं उसे आपको बता दूंगा, तो आप कमेंट करते रहा करो जो भी आपके दिमाग में हो, और क्लास को भी प्यारे साथियों शेयर करते रहा करो। और अब चलते हैं अपने क्लास के अंतिम पड़ाव पर, कल के क्वेश्चन के विजेता और उनका उत्तर। तो कल का अपना क्वेश्चन था गरनार की पहाड़ियां कहां स्थित है, तो बेटा इसका राइट उत्तर था गरनार की पहाड़ियां गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित है। गरनार की पहाड़ियां कहां स्थित है, गरनार की पहाड़ियां गुजरात के जूनागढ़ में है। और यहीं पर फैला हुआ है प्यारे साथियों गिर वन्य जीव अभयारण्य, जो एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। और इसी एशियाई शेर या बब्बर शेर को प्यारे साथियों डाडी मूंछ वाला शेर भी इसे कहते हैं। और इसी शेर की सवारी करती है राजस्थान की चूहों की देवी यशस्वी देवी, राठौड़ों की देवी करणी माताजी इसकी सवारी करती है। गुजरात के जूनागढ़ में है गरनार की पहाड़ियां। और प्यारे साथियों इसके विजेताओं के नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इसके जो विजेताओं के नाम हैं वो मैं प्यारे साथियों आपको बता दूं। तो उत्तर तो इसका गुजरात है। तो इस क्वेश्चन के जो विजेता हैं कल के, और सभी विजेताओं को नाम लेने से पहले देता हूं बेस्ट ऑफ लक। तो प्यारे साथियों कल के क्वेश्चन के पहले विजेता हैं उपन्या मीना। यदि नाम में कोई त्रुटि रह जाए तो प्यारे साथियों इग्नोर कर देना। पहली विजेता उपन्या मीना है, दूसरी विजेता है जसन, तीसरा विजेता है ओम प्रकाश। तीसरा विजेता कौन है, ओम प्रकाश। चौथा विजेता है हमारे बीकानेर की कोमल बिश्नोई, जो पर्यावरण रक्षक प्रेमी जाति से है। और अपने अगले विजेता है किनसु, अपने अगले विजेता है किनसु। अगली विजेता है सुमन बिजाणिया। सुमन बिजाणिया से अगले विजेता है हमारे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से अगले विजेता है सपना अनुरागी। सपना अनुरागी। अगले विजेता है अपने मोनू सुनील, जो हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। अगले विजेता है हमारी रुखसाना बानो, जो हमारे साथ बिहार से जुड़ती है। रुखसाना बानो जो हमारे साथ बिहार से जुड़ती है। और हमारे लास्ट 11 नंबर के विजेता हैं महेंद्र ढाका, और जो हमारे साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका से नहीं, जो हमारे साथ सीकर के किसी गांव से जुड़ते हैं। सीकर के किसी गांव से जुड़ते हैं। मैंने भी टाइम से दिया था, तो मोनू सुनील आपका भी नाम टाइम से ही आया। देखो कहां रहा आपका नाम, अभी भी ये रहा आपका नाम मोनू सुनील, है ना। तो इस प्रकार से सभी मध्य प्रदेश के, बिहार के, सीकर के और बीकानेर के, महाराष्ट्र के और मेरे लाइव जुड़े हुए सभी प्यारे और रापसिक विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही क्वेश्चनों का उत्तर देते रहे और मजे करते रहे। मैं कोचिंग जाऊंगी अब। ओके बिल्कुल उपन्या मीना, आज का क्वेश्चन सुन के जाओ। आज का अपना क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में देना है ना। और वो क्वेश्चन है तोता ए हिंद उपनाम से किसे जाना जाता है। मानी भारत का तोता या तोतीय हिंद के नाम से किनको जाना जाता है। और किन्सु स्टार का नाम पहले लूंगा भाई, ये ले किन्सु स्टार, किन्सु स्टार, किन्सु स्टार, ये ले 4 बार ले दिया तेरा नाम। खुश बेटा, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहो। और इस क्वेश्चन का जो उत्तर है आपको क्लास समापन के बाद में और कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के जो विजेता हैं, जो भी आज के महान विजेता हैं, उन विजेताओं को जो भी पुरस्कार अवार्ड है वो शाम को 4 बजे वाली क्लास में वितरित किया जाएगा। अच्छा, रुखसाना बानो अजमेर से है भाई। अच्छा, पहले जुड़े थे हमारे एक रुखसाना नाम के विद्यार्थी बिहार से।
तो चलो कोई बात नहीं, अजमेर से जुड़े हैं, राजस्थान की हृदय नगरी, राजस्थान के दिल से। तो जो भी विद्यार्थी विजेता हैं और जो भी लाइव जुड़े हैं वो शाम को 4 बजे वाली बेहतरीन क्लास में भी लाइव जुड़ना ना भूले। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा लेता है आपका अपना गुरु सुरेंद्र माला। जय हिंद, जय भारत।